अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। आईएमएफ ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान को दरपेश मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस की निशानदही। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और आज हम आपसे समझना चाहेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो स्टॉक मार्केट ने आपकी जो है वो वहां तक पहुंची है और बड़ा हंगामा है उसके ऊपर। लोग हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड डायरेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत की शेयर बाजार 5 ट्रिलियन की लक्ष्य प्राप्ति कर ली और दुनिया के 5वें स्थान पर स्थापित किया। और दोस्तों, भारत के आर्थिक उत्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है। भारत की शेयर बाजार की बुलंदी की ओर देख पाकिस्तान मीडिया बोल रहे हैं कि भारत में चुनाव चल रहा है, पॉलिटिविटी भारत में इतना स्टेबिलिटी देख पाकिस्तान परेशान है। और ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव के बावजूद भी भारत का शेयर बाजार इतना नंबर 1 चल रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसी पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। तार साहब, चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस है खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं। टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रीसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है। लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं,
चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले लें, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच के बाद यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच इस माइंडसेट है जी, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म।